So students, today there's our new topic which is harvesting, threshing and winnowing. हमने लास्ट टाइम कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, वीडिंग तक कंप्लीट कर लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग. Once the crop matures, it is harvested, that is cut and gathered. जब एक क्रॉप मैच्योर हो जाता है यानी पूरी तरीके से फसल पक जाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है और उसको काट के और उसको इकट्ठा करना पड़ता है. जैसे गेहूं की फसल हो जाती है पूरी, तब उसको काट के एक ऐसे गट्ठर बना के रख देते हैं ना. तो ऐसे कोई सा भी क्रॉप अगर पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है और फिर उसको कट करके इकट्ठा करके रखने की जो प्रोसेस रहती है उसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग. दिस में बी डन manually by using a sickle or by using a machine called harvester. अभी किस चीज़ से हो सकता है? या तो एक सिकल से ही हो सकता है. सिकल होता है ना ऐसा दराती जिसे कहते हैं, ये ऐसा, या तो हाथ से ही हम उसे कर लेते हैं इसके मदद से, या फिर एक हार्वेस्टर मशीन होती है जिससे हम उसे कर सकते हैं हार्वेस्टिंग को. नेक्स्ट, द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. अब थ्रेशिंग आप लोग को पता होगी, जो क्रॉप जो फसल का दाना होता है उसको बाकी फसल में से निकालने की प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं. ठीक है. द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द कट क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग कैन बी डन मैन्युअली और यूजिंग मशीन. अब जो मशीन होती है उसको हम थ्रेशर कहते हैं, और या तो हम उसको हाथ से भी कर सकते हैं, फिर मशीन से करते हैं, या फिर दोनों से एक साथ कर सकते हैं. प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग. अब थ्रेशिंग के बाद क्या होता है, जो ग्रेन्स रहती हैं, जो मतलब जैसे दाने रहते हैं इसके गेहूँ या चावल के, उसको जो भूसा रहता है उसमें से हटाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं विनोइंग. ठीक है. ये 3 प्रोसेस होती हैं साइमल्टेनियसली, सीक्वेंशियली. अब स्टोरेज एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे मैनुअल थ्रेशिंग दे रखी है जो हाथ से की जाती है, उसके बाद थ्रेशर से जो की जाती है, और ये विनोइंग जो कूलर या पंखे के सामने रख के उसको छालते हैं ना, वो विनोइंग होती है. अब स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. It is not possible to sell the entire harvested produce at one time. ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी भी फसल हमारी निकली है उसको एक बार में ही हम सारी बेच दें. प्रोड्यूस हैज़ टू बी स्टोर्ड इन अ क्लीन प्लेस अंडर प्रॉपर कंडीशन. इसलिए जो प्रोड्यूस रहता है उसको एक अच्छी खुली और साफ़ जगह पे रखना पड़ता है ताकि थोड़ा थोड़ा करके हम उसमें से बेच सकें. डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज. और जितने तरीके के एग्रीकल्चरल क्रॉप्स रहते हैं, प्रोड्यूस रहते हैं, उनको अलग अलग तरीके की स्टोरेज चाहिए रहती है. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर प्रिजर्व्ड इन कोल्ड स्टोरेज बाय रेफ्रिजरेशन प्रोसेस. जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रहते हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो. उसके बाद कोल्ड स्टोरेज कैन आर अ बिग रूम्स और हॉल्स इन विच मिनिमम टेम्परेचर इज़ मेंटेन. क्या होते हैं कोल्ड स्टोरेज? बहुत बड़े बड़े रूम्स या हॉल्स होते हैं जिनमें बहुत कम टेम्परेचर पे यानी कि जिसमें कोई भी चीज़ जम जाती है उस पर चीज़ों को रखा जाता है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स. ज़्यादातर आलू हम कोल्ड स्टोरेज में देखते हैं, जो आलू रहते हैं उनको वहाँ पे रखते हैं. फूड प्रोडक्ट्स आर केप्ट सेफ एंड फ्रेश इन कोल्ड स्टोरेज एंड सप्लाई इज़ डन आउट ऑफ सीजन्स टू. और इसी वजह से हम सीज़न अगर नहीं भी होता है तब भी हम कोल्ड स्टोरेज से चीज़ें खरीद के खा सकते हैं. Large amounts of grains are stored in godowns called granaries and in grain silos. बहुत सारे अमाउंट में जो ग्रेन्स रहते हैं उनको हम कहाँ रख सकते हैं? ग्रैनरीज में रख सकते हैं या फिर ग्रेन सिलोस वहाँ पे रख सकते हैं. ये देखो ऐसे बड़े बड़े ऐसे सिलोस रहते हैं, उनको सिलोस कहते हैं. और ये ग्रैनरी रहती है जहाँ पे वो बोरी में भर के रखा जाता है. ग्रैनरीज आर फ्यूमिगेटेड, यानी जो मतलब जो केमिकल्स रहते, कीड़े मारने के जो केमिकल्स रहते हैं उनकी भाप या उनके फ्यूम्स जो रहते हैं ना,
उससे उस पूरी ग्रैनरी को भर दिया जाता है, तो ताकि उसमें कीड़े नहीं लगे। उसको उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूमिगेशन। These places are also regularly inspected to protect the grains and ensure safe storage. और इनके प्रोटेक्शन और स्टोरेज के लिए इनको मतलब 2-3 हफ्ते में एक बार जाके देखा जाता है। Food from animals. A number of food items like milk, eggs, meat, honey and fish are obtained from animals. हमें एनिमल से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिल्क, एग्स, मीट, हनी एंड फिश। Rearing of animals is large scale with proper food, shelter and care is called animal husbandry. अब जो एनिमल्स की रियरिंग करते हैं यानी उनकी देखभाल करते हैं, उनको पालते हैं और फिर उनको कमर्शियली यूज़ करते हैं, उसको एनिमल हस्बेंडरी कहते हैं। मतलब बहुत सारे एनिमल्स को एक जगह रखा जाता है, जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह होते हैं ना, जैसे उनको फूड दिया जाता है, उनको रहने के लिए जगह दी जाती है, उनकी केयर की जाती है, इसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंडरी। अब एनिमल्स आर रेज्ड इन फार्म्स, और जो एनिमल्स होते हैं उनको फार्म्स में रेज किया जाता है। मिल्क इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम काउज एंड बफेलोज, गोट, शिप, याक एंड कैमल मिल्क इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फूड। जो मिल्क रहता है हमें जनरली हमारे यहाँ पे इंडिया में कौन सा मिल्क हम यूज़ करते हैं, काऊ या बफेलो का, और गोट, शीप, याक और कैमल का भी मिल्क यूज़ किया जा सकता है। एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस मिल्क आर नोन एज मिल्क एनिमल्स। अब जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं उन एनिमल्स को हम कहते हैं मिल्क एनिमल्स। मिल्क से मिल्क देखो। दीज एनिमल्स मस्ट बी केप्ट इन क्लीन शेड्स विथ प्रॉपर वेंटिलेशन, और ऐसे एनिमल्स को क्लीन यानी साफ़ सुथरी जगहों पर रखा जाना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन यानी हवादान बहुत सारे होने चाहिए। उसके बाद में पोल्ट्री फार्मिंग, द रियरिंग ऑफ बर्ड्स लाइक चिकन्स, डक्स, क्वेल्स, टर्की एंड गुइना, फोल फॉर एग्स एंड मीट इज़ नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। ये जितने भी बर्ड्स होते हैं इन सबको जो रियरिंग के लिए रखा जाता है जहाँ पे, उसको पोल्ट्री फार्म कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। और इनसे हमें क्या मिलता है, एग और मीट। फिश एंड अदर सी फूड्स, अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री डिपेंड्स ऑन फिश एंड अदर सी फूड्स। यानी हमारी जो पॉपुलेशन होती है कंट्री की, उसमें आधे से ज़्यादा लोग फिश और बाकी के सी फूड पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि झींगा, प्रॉन्स जो होते हैं उनको हम झींगा कहते हैं, और श्रिम्प्स। रियरिंग ऑफ फिश आर्टिफिशियली इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नोन एज पिसिकल्चर। अब जो ये होता है इसको पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, और जो फिश की रियरिंग होती है इनको रखा जाता है बड़े बड़े टैंक में, उसको बोलते हैं पिसिकल्चर। एपिकल्चर, रियरिंग ऑफ बीज आर्टिफिशियली इज कॉल्ड एपिकल्चर। Honey produced by bees is valuable source of food. It is also used for making certain medicines. अब जो मधुमक्खियाँ होती है उनको पालने के लिए जो भी प्रोसेस अपनाई जाती है उसको हम कहते हैं एपिकल्चर, और उसमें क्या होता है, उनसे हनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और हनी बहुत यूज़फुल भी होता है, इसलिए उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हमारा ये चैप्टर आज फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस दे दूँगी।